डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन आ गया बोलना भैया, पहले से जिंदगी में डिप्रेशन आने वाला है, अभी केमिस्ट्री में भी आप डिप्रेशन पढ़ा रहे हो, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट का। वाह जी वाह। देखो हाँ तो भाई आ गए चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का। आज हम वन शॉट निपटाने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स मजाक में इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत लेना। 6 मार्क के लिए विद ऑप्शंस आपको केमिस्ट्री का ये पर्टिकुलर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएगा। और एट द सेम वे अगर मैं सीईटी की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से फंसने के बहुत सारे चांसेस है। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो जो चीजें मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। और ये इकलौता चैप्टर, मतलब कि ये इकलौता वीडियो इतना दम रखता है, इतनी क्षमता रखता है कि आपका बोर्ड्स एट द सेम वे आपके सीईटी के भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाए। जाहिर सी बात है सीईटी के लिए आपको टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक प्रकार से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन में। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजें रहेगी। इसके बाद का हर एक मिनट हर एक सेकंड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। उससे पहले अगर आपको भैया का कंटेंट पसंद आ रहा है तो जरूर चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड परसेंटेज आप केमिस्ट्री में कितना लाना चाहते हो या फिर बोर्ड्स में कितना एक्सपेक्टेड है वो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना है। देखो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू होने से पहले हमको बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि भाई आखिरकार हमारा सोल्यूशन होता क्या है। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में 2 चीजें बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो आता है स्टूडेंट्स, दैट विल बी द सॉल्वेंट एंड द सेकंड वन विल बी द सोल्यूट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीन सॉल्वेंट? सॉल्वेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर इन हायर प्रोपोर्शन। मतलब कि सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ये हायर होगा, और अगर मैं वहां पे अगर सोल्यूट की बात करूं तो सोल्यूट का प्रोपोर्शन लेस होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सपोज अगर भैया को नींबू पानी बनाना है, ठीक है, सपोज अगर भैया को नींबू पानी बनाना है तो ऐसा समझो कि नींबू पानी जो है लाला लोग वो है अपना सोल्यूशन। नींबू पानी में स्टूडेंट्स अगर नींबू पानी को अगर अच्छा खासा बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको पानी ज्यादा डालना पड़ता है, प्लस आपको जो लेमन जूस होता है वो, या फिर जो हम लेमन्स को स्क्वीज करके डालते हैं लेमन के अंदर के, वो हमको कम डालना पड़ता है। तो जो ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है, देखो पानी ज्यादा है तो इसीलिए पानी यहाँ पे क्या करेगा, नींबू पानी में एक्ट क्या करेगा, एज अ सॉल्वेंट। वैराज अगर मैं लेमन जूस की बात करूं तो वो एज अ क्या एक्ट करेगा, सोल्यूट ऐड करेगा, एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है इधर तक? सो सॉल्वेंट सोल्यूट समझ गया होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से बना के दिया है। सॉल्यूशंस मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। सोल्यूट मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं इन द सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट मतलब क्या, द सब्सटेंस व्हिच अलाउज द अदर सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन इट। मतलब पानी में लेमन जूस डिसॉल्व हुआ, लेमन जूस में पानी डिसॉल्व नहीं हुआ, ज्यादा में कम डिसॉल्व होगा ना, या कम में ज्यादा डिसॉल्व होगा? भाई ज्यादा में कम डिसॉल्व होगा। समझ में आया क्या मेरी जान? ओके। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तो स्टेट ऑफ सोल्यूट, अगर सोल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो एग्जांपल्स देखो। अगर सोल्यूट भी सॉलिड में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड में है तो एग्जांपल देखो, लर्न करने हैं आपको ये। अगर सॉलिड में है, ये वैसे सीईटी के लिए आएगा, अगर सॉलिड में सोल्यूट है, सोल्यूट मतलब जो कम प्रोपोर्शन में, वो अगर सॉलिड में है, और मेरा जो सॉल्वेंट है जो ज्यादा प्रोपोर्शन में है वो किस में है, वो लिक्विड में, गैस में है, तो वो क्या हो जाएगा, आयोडीन इन एयर। लिक्विड लिक्विड, गैसोलीन इथेनॉल इन वाटर। लिक्विड सॉलिड, एमलगम्स ऑफ मर्क्यूरी, फिर उसके बाद मेटल्स एज मर्क्यूरी इन सिल्वर। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म वगैरह। क्लोरोफॉर्म मतलब वो बेशुद्ध करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो अपन बचपन में देखते थे नहीं क्या, वो वैन में से निकल के ऐसा बेशुद्ध मार देते थे, उसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। समझा क्या? ट्राई मत कर घर पे, हाँ ये तो बेशुद्ध गिरा देगा इधर उधर को। अगर गैस सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो कार्बोनेटेड वाटर, जैसे CO2 इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। फिर गैस सॉलिड, H2 इन पैलेडियम, गैस है H2, पैलेडियम है सॉलिड। गैस हवा, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह सब चीजें। ओके, क्लियर है? अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब होता क्या है। देखो सैचुरेटेड समझ गया तो बाकी के 2 समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ बीकर। इस बीकर में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने पानी डाल दिया है सपोज, ठीक है। सो पानी विल एक्ट एज अ, वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, कॉमन सेंस की बात है।
वैसे वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है दूसरों को अपने में। सो इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, इसमें इतना सोल्यूट डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, सपोज इसमें सोल्यूट डाल दे रहा हूं, देखो ये सोल्यूट डाल दिया मैंने, ठीक है। दिस व्हाइट वन आर द सोल्यूट्स, ऐसा समझो कि लिक्विड इन, मतलब सॉलिड को मैं लिक्विड में डाल रहा हूं, सोल्यूट, तो दिस विल बी द सोल्यूट। ये क्या है, सॉल्वेंट। अभी स्टूडेंट्स इतना ज्यादा सोल्यूट इसमें हो गया है कि अभी मैं इसमें और ज्यादा सोल्यूट ऐड ही नहीं कर सकता हूं। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैं चाह कर भी ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो मैंने यहां पे डेफिनेशन आपको लिख के दी है हैंड रिटन नोट्स में। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें पहुंच गया है, विच इज डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में पहले ही डिजॉल्व हो चुका है, और अभी कुछ भी करो तभी भी हम उसमें ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इधर तक समझा, ठीक है। सैचुरेटेड समझ गया, मतलब अभी बाकी के समझ में आ जाएंगे। अभी अनसैचुरेटेड मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट जो होगा वो कम होगा। समझ में आ रहा है, कम होगा मतलब अभी इसमें कैसा था, इसमें इक्वल था। अनसैचुरेटेड में क्या होगा स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड में कम होगा, और सुपर सैचुरेटेड में ज्यादा हम भर देंगे उसमें, ठीक है। मतलब सोल्यूशन में, सॉल्वेंट में जितना लेवल है उससे ज्यादा हम उसमें सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, जितना सॉल्वेंट था उसकी मैक्सिमम क्षमता तक हमने सोल्यूट भर दिया, हो गया सैचुरेटेड। कम क्षमता होगा तो अनसैचुरेटेड, और क्षमता से ज्यादा होगा, परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रख लेना स्टूडेंट्स, अगर सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड या गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं, और अगर सॉलिड या डायरेक्टली अगर गैस में कन्वर्जन हो गया तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी पीछे एक शब्द आया था, देखो स्टूडेंट्स, आपको 11th कक्षा में आपको एक चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 12, एडसॉर्प्शन कोलाइड के बाद का चैप्टर था। उसमें आपको बताया गया था इक्विलिब्रियम के बारे में। सो इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वैसे ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है ये मोस्टली रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा होता है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये लागू होता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जब इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को, तो हम उसको बोलते हैं विच इज इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी व्हाट इज मीन बाय सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी मतलब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी एक सब्सटेंस होगा वो कितना डिसॉल्व हो सकता है कौन से लिक्विड में, ये उसके सोलुबिलिटी पे डिपेंड करता है। देखो स्टूडेंट्स, आपको 10th स्टैंडर्ड में एक था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद है क्या? ऐसा देखो एक चार्ट था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा। देखो 10वीं में ऐसा एक चार्ट था, ठीक है। यहाँ पे पूरा की पूरा वैक्स था, देखो वैक्स। फिर यहाँ पे से क्या हो रहा था, आयरन बॉल था, वो एकदम नीचे तक जाता था। फिर यहाँ पे लीड था, वो थोड़ा सा ऊपर, नहीं कॉपर था, वो थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे क्या था, विच इज आयरन वाला था, Fe। और यहाँ पे जो था, यहाँ पे लीड था, वो एकदम ऊपर था, ठीक है, याद आ रहा है। तो वो क्या था स्टूडेंट्स, मतलब दोनों को टेम्परेचर उतना ही दिया, लेकिन आयन की क्षमता है कि वो ज्यादा हीट कैपेसिटी कर सकता है। उसी प्रकार से हर एक सोल्यूट का अलग अलग सोल्युबिलिटी होगा, हर एक सॉल्यूशन का अलग अलग सोल्युबिलिटी होगा। समझ में आ रहा है, मतलब किसी लिक्विड में जल्दी कोई चीज सोल्यूबल हो जाएगा, किसी लिक्विड में, किसी सॉल्यूशन में वो चीज जो है वो लेटली डिसॉल्व होगी या फिर सोल्यूबल होगा। समझ में आया, ठीक है। सोल्युबिलिटी को हम विच इज उसका क्या बोलते हैं, ऐसा यूनिट है मोल पर लीटर, ठीक है, याद रखने का, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, अलग अलग, मैंने जैसे बोला अलग अलग सोल्यूट अलग अलग सॉल्वेंट अलग अलग बिहेव करेंगे। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ज्यादा दिया तो जाहिर सी बात है जल्दी से वो सोल्युबिलिटी प्रोसेस हो जाएगी, टेम्परेचर कम दिया तो कम होगी। प्रेशर का भी सेम, ठीक है, इक्वली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना, सोल्युबिलिटी जो भी NaBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, KCl, चेंज स्लाइटली विद टेम्परेचर। जो भी यहाँ पे तीनों सब्सटेंसेस का कंपाउंड्स का नाम लिया है मैंने, NaBr, NaCl, KCl, ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे टेम्परेचर से। सोल्युबिलिटीज ऑफ KNO3, NaNO3, NaNO3,
सोडियम नाइट्रेट एंड KBr इंक्रीज एप्रिशिएबली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इतना बहुत ज्यादा बढ़ेंगे अगर थोड़ा सा भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके सोलुबिलिटीज में। जो भी सोडियम सल्फेट है, सोलुबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, मतलब डिक्रीज होगा सोलुबिलिटी Na2SO4 का डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, Na2SO4 ये एक्सेप्शन है, तो याद रखने का, नोट्स लिख के रखने का। द सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर यूजुअली डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जो भी सोलुबिलिटी वाटर का, द सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस, जो भी सोलुबिलिटी होता है गैसेस का पानी में, ये यूजुअली डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। When gases are dissolved in water, जब गैसेस पानी में डिसॉल्व होते हैं, the gas molecules in the liquid phase are condensed। जो कंडेंसेशन प्रोसेस आप सभी को पता होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, अ प्रोसेस इन विच इट इज इवॉल्व्ड, उसको हम कहते हैं। ठीक है, क्लियर इधर तक? चलो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एक मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताया है। मतलब अगर हमको अल्कोहल को पानी में से अलग करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। अल्कोहल का जो 78 डिग्री सेल्सियस पे हिट किया तो अल्कोहल इसमें कंडेंसर में आ जाएगा और कंडेंसर होने के बाद बाहर निकल जाएगा, मतलब इधर पानी रह जाएगा और यहाँ पे अपना अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हेनरीज लॉ, बहुत सिंपल है। हेनरीज लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब कि भाई डायरेक्ट है, जो भी अपना सोल्युबिलिटी है, ठीक है, जो भी अपना सोलुबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने प्रेशर को। एक सिंपल वे में बोलूं तो S ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P को। जैसे ही भैया ने प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो तुमको पता है कांस्टेंट आएगा, तो ये हो गया Kp। ठीक है, या फिर इसको KH दे दो, इसको KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। अभी जो भी यूनिट होगा, ठीक है, जो भी यूनिट होगा किसका, KH का। ठीक है, अभी देखो KH क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी अपॉन प्रेशर हो जाएगा, बरोबर, ये इधर गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी को हम किस में गिनेंगे, मोल पर लीटर, बरोबर। अभी देखे थे ना मोल पर लीटर, ये देखो सोलुबिलिटी। और प्रेशर को क्या आएगा, बार। बार मतलब वो नहीं तो मामा के पास जाओगे टपरी पे, मामा बार दो भला एक, नहीं ये चूना है, वैसा नहीं बोलो, जुबा केसरी नहीं करने का। हाँ अभी पढ़ने का समय है, पढ़ने का। So this will be मोल पर लीटर पर बार या फिर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब बार ही रहता है। आया इधर तक समझ में? ठीक है, अगर सपोज बाय चांस, ध्यान से सुनना, देखो KH का फॉर्मूला क्या मिला, S अपॉन P। अगर सपोज बाय चांस, सिंस प्रेशर क्या हो गया, 1 बार हो गया, मतलब प्रेशर को कुछ लेना देना नहीं, तो हेनरीज कांस्टेंट ये किसको इक्वल होगा स्टूडेंट्स, विच इज सोलुबिलिटी को, जब प्रेशर ये 1 बार होगा तो। समझ में आया? ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको दिया है, देखो। ठीक है, सोलुबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड बार 1। दे बार 1 हो गया, खत्म, बार लेने का ही नहीं। कितना है सोलुबिलिटी नाइट्रोजन का, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो देखो 6.85, देखो KH का फॉर्मूला क्या लिखा, S अपॉन P, तो 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख दिया। अभी हम सभी को पता है कि इक्वल ही रहता है, तो इसके वजह से फिर ये भी क्या आ गया, S भी कितना हो जाएगा, 6.85 इंटू 10⁻⁴। लेकिन अभी स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा है, दूसरा बार क्या हुआ कि जो भी प्रेशर था वो कितना हो गया, 0.75 बार से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो 0.75 बार से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, सोलुबिलिटी निकालना था। तो ये देखो ना, S अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को, तो S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KHP आ जाएगा। सो KH विल भी क्या आ जाएगा, S अपॉन P आएगा। और अगर मेरे को सोलुबिलिटी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, KH इंटू P हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अपन ने इस्तेमाल किया है। ठीक है, किधर, इधर अलग अलग लक्षात, पोरांनो आणि पोरिन्नो बघा। ठीक है, सी परफेक्ट। ठीक, अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लॉ विच इज नन अदर देन राउल्ट्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के लेना, प्रेशर से रिलेटेड है ये। इट स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल। अभी आप बोलोगे भैया वोलाटाइल मतलब क्या होता है रे, देख बताता मैं। वोलाटाइल, वोलाटाइल का अर्थ ये होता है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया तो उड़ जाएंगे। जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, बरोबर क्या नहीं,
तो ये जो लिक्विड्स है या फिर ये जो सॉल्यूशंस है, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इनको ऐसा खुले में छोड़ो उड़ जाते हैं, हवा लग जाती है उनको, तो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल। समझ में आया अभी वोलाटाइल? ठीक है। तो अभी देखो पार्शियल प्रेशर को कैसा कैसा उन्होंने दिया है। P1 को उन्होंने क्या कर दिया, ध्यान से समझना, P1 को उन्होंने लिख दिया है P1 नॉट x1, मोल फ्रैक्शन हम बोल सकते हैं उनको। P2 को क्या आता है, P2 इंटू x2। अभी आप बोलोगे भैया मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन मतलब स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं A का ले रहा हूं, ठीक है, मतलब देखो ये है सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट। ओके, तो अगर मैंने सोल्यूट को A पकड़ा है, सॉल्वेंट को B पकड़ा है, अभी मैं बोलूंगा कि भाई सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल, तो ये है x1, तो ये क्या आ जाएगा A अपॉन सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब क्या? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। समझ में आया? और अगर मैंने x2 बोला तो दैट विल बी B अपॉन सोल्यूशन, मतलब x1 प्लस x2। परफेक्ट, ठीक है। तो अभी देखो स्टूडेंट्स हमको क्या क्या वैल्यूज मिल गए थे। P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1, फिर P2 इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू x2। आया क्या समझ में? इधर तक समझे हो? ठीक है, पार्शियल प्रेशर वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे। अभी स्टूडेंट्स सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को डाल्टन के थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि प्रेशर के अगर हमको एवरेज निकालना है, मतलब पूरे को नेट निकालना है प्रेशर का, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो P1 प्लस क्या कर दिया भैया ने, P2 कर दिया। ठीक है भैया, समझ गए इधर तक। P1 के जगह पे ये डालो P1 नॉट x1 प्लस P2 के जगह पे P2 नॉट x2। परफेक्ट इधर तक, ठीक है। अभी एक चीज ध्यान में रखना, x1 प्लस x2 ये हमेशा 1 होता है। x1 प्लस x2 हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। सो देयरफॉर x1 के जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस x2 आ जाएगा, बरोबर के नहीं? ये प्लस में था, ये उधर चले गया प्लस में। ये देखो ये जो x1 था ना, x1 को इधर ही रहने दिया मैंने, ठीक है। x1 को क्या कर दिया है, x1 को मैंने एक ही जगह पे रहने दिया है, x2 को मैंने इधर ढकल दिया, तो ये जो प्लस में था x2 ये इधर माइनस में आ गया। तो x1 के जगह पे जहां पे x1 दिख रहा है आपको, वहां पे ये डालो, तो क्या मिलेगा? P इक्वल्स टू P1 नॉट वैसे के वैसा, x1 के जगह पे डालो 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। परफेक्ट। अभी मल्टीप्लीकेशन करो, P इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अभी इन सब में कॉमन क्या क्या है? इन सब में कॉमन क्या क्या है? इधर x2 है और इधर x2 है। P1 नॉट वैसे की वैसा है। सो P इक्वल्स टू P1 नॉट विल बी अपना एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? सपोज ये माइनस हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएंगे? अपन ने अगर इन फॉर्मूलेस को अच्छे से लिखे तो सो दैट विल बी P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट। समझ में आया? ठीक है, अभी वो स्लाइड कट हो गई थी बट आई होप समझ में आ गया होगा। परफेक्ट। इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको सेल्फ बोल के दे रहा हूं। चलो यहां तक क्लियर सबको? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हम जाएंगे स्टूडेंट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। वैसे देखो अगर आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल के चैप्टर होता है, ठीक है। अभी मैं अलग अलग एडटेक प्लेटफॉर्म से पढ़ाता हूं तो आई एम वेरी मच फैमिलियर विद दैट। सो ये चीजें ध्यान में रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशंस एक ही टॉपिक के अंदर आते हैं, बट ठीक है। अभी इसमें क्या क्या होता है? वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर। डरने का नहीं, सिंपल सा है, फॉर्मूलेज लर्न करने का बस इसके, ठीक है। फॉर्मूलेज लर्न तो सब आ जाएगा। ओके, सबसे पहले वेपर प्रेशर लोअरिंग या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एनीथिंग यू कैन सी, ठीक है, सिंपल सा है। देखो यहां पे उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझना। इफ P1 नॉट इज वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब P1 नॉट जो है वो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, और P1 जो है वो वेपर प्रेशर है बस सॉल्वेंट का। एक है प्योर सॉल्वेंट, एक है सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को P1 नॉट, P1 और सॉल्वेंट को बस P1। अभी अबाउट सॉल्यूशन तो कैसा हो जाएगा? देन P1 जो होगा, मतलब जो अपना नॉर्मल सॉल्वेंट है, वो कम सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू अपने किससे, जो अपना वेपर प्रेशर है किसका? प्योर सॉल्वेंट का। समझ में आया इधर तक? ओके। सो अगर मैं डेल्टा P निकालू सो दैट विल बी P1 नॉट, क्योंकि
बड़े को पहले लिखते हैं हम P1 नॉट माइनस P। समझ में आया इधर तक? सबको समझा? ओके ठीक है। x1 की वैल्यू क्या निकली थी? 1 माइनस x2 निकली थी, बरोबर क्या नहीं? हाँ भैया बरोबर। P1 क्या था? P1 इंटू x1 है ना, ये देखो ना, P1 का वैल्यू क्या था? P1 का वैल्यू P1 इंटू x1 रोल्स लॉ के अनुसार। ठीक है, लिख दिए भैया। x1 च्या जागेवर हे टाका, तर काय येईल? P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2, बरोबर क्या नहीं? बरोबर। ठीक है, सो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P1 नॉट इंटू 1 P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2, यस माइनस P1 नॉट x2। अभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, यहां पे देखो क्या बोला है, डेल्टा P जो है वो इक्वल है P1 नॉट माइनस P को। डेल्टा P जो है दैट विल बी इक्वल टू, सपोज अगर इसको मैंने इधर ले लिया, इसको, इस P1 नॉट को इधर ले लिया, इस P1 नॉट को, ये देखो सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये देखो, इसको देखो, ये P1 नॉट को इधर ले लिया, सो दैट विल बी P1 नॉट माइनस P1 इक्वल्स टू, अभी इन सबके साइंस बदले तो ये भी क्या हो जाएगा? P1 नॉट x2। P1 नॉट माइनस P क्या था? डेल्टा P था, सो देयरफॉर डेल्टा P विल बी P1 नॉट x2। ठीक है, डेल्टा P विल बी P1 नॉट x2। परफेक्ट इधर तक। सो हेंस अपना जो चीजें थी वो प्रूव हो गई। ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर लोअरिंग। अभी रिलेटिव वेपर प्रेशर अगर आपको निकालना है तो कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हो रिलेटिव वेपर प्रेशर। देखो कैसे निकालना है, ध्यान से समझना, मैं जूम कर दे रहा हूं। डेल्टा P क्या था? P1 नॉट माइनस P1 नॉट। अभी P1 नॉट को वैसे की वैसा रखा। अभी ये क्या हो गया? P1 नॉट माइनस, यहाँ पे x2 लिख दिया अपन ने। अब ये P1 नॉट कट हो गया, P1 नॉट कट हो गया, तो बचा क्या? बस x2। सो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। क्यों? क्योंकि P1 नॉट माइनस P1 जो था वो x2 था। ये देखो यहां से, ठीक है, क्लियर है इधर तक? क्या मेरी जान समझे क्या नहीं? परफेक्ट, ठीक है। अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स मोल फ्रैक्शन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट आता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, मोल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझ के लो, जो अपने मोल्स होते हैं, ठीक है, मोल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ढूंढने के लिए मदद करते हैं। मोल्स जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मोलार मास। और मॉलिक्यूल्स अगर ढूंढना है तो मोल्स रहना बहुत नेसेसरी है। उसको हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको मोल्स मिलता है। समझ में आया इधर तक? ठीक है, तो देखो यहां पे भी मैंने वही लिख के दिया है, एवोगैड्रोस नंबर, मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। परफेक्ट, ओके। अभी देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्या चीजें बोलिए, प्लीज ध्यान में रखना। W1 क्या है, W2 क्या है, ठीक है। जो भी 1-1 वाले होंगे वो सॉल्वेंट होते हैं, जो भी 2-2 वाले होते हैं वो सोल्यूट होते हैं। W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 मतलब मास ऑफ सोल्यूट। मास मतलब समझता है ना, मास मतलब उसका वजन टाइप, मोलार मास मतलब उस पूरे कंपाउंड का मोलार मास, पूरे कंपाउंड का वजन। M1 क्या होगा? मोलार मास होगा सॉल्वेंट का, और M2 क्या होगा? मोलार मास होगा सोल्यूट का। वापस से अपन ने यहां पे लिख दिया डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू x2। x2 मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? विच इज अपना N2 अपॉन N1, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो देखो सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट कर दिया, N2 मतलब सोल्यूट, N1 मतलब सॉल्वेंट, तो x2 इक्वल्स टू क्या हो गया? N2 अपॉन N1। खत्म, यहां पे हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। और यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो मोल्स क्या होता है, समझो मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट किया मैंने, ठीक है। तो मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। मास कितना हो जाएगा? W1 अपॉन M1। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सोल्यूट का, तो ये भी हो जाएगा मास अपॉन मोलार मास, W2 अपॉन M2।
अभी डेल्टा पी क्या मिला था, डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 मिला था। अभी N2 म्हणजे आपलं सोल्यूट, N1 म्हणजे आपलं सोल्युशन सॉल्वर। सो N2 W2 अपॉन M2 बरोबर, और अपना जो N1 था वो क्या है, W1 अपॉन M1। तो अभी जो ऊपर के वैल्यूज है, मतलब अगर मैं इसको फैला के लिखूं तो W2 अपॉन M2 चला जाएगा, और ये जो नीचे का W1 है ये W1 अपॉन M1 हो जाएगा। M1 कहाँ पे चले जाएगा, ऊपर, सो दैट विल बी W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, M2 into W1, and this will be mole fraction, this will be mole fraction। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब आते हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लें। परफेक्ट, इधर तक क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ गया, ठीक है। सेम स्टूडेंट्स, सेम जैसे मैंने यहाँ पे बोला W2 अपॉन M2 यही है, और M1 अपॉन W1। परफेक्ट है स्टूडेंट्स यहां तक, इज इट क्लियर? एक बार सभी जन चैट्स में यस 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 करके भेज देना है कमेंट्स में, ठीक है। ओके, 2 मिनट पानी पी ले रहा हूं बस। चलो बड़े आगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है, अभी बहुत जल्दी हमारा चैप्टर खत्म होने वाला है, टेंशन लेने का नहीं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, नाउ व्हाट इज मीन बाय एलिवेशन? एलिवेशन मतलब ऊपर जाना, बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड का जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे 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 क्या हो जाएगा, विच इज बॉइल हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। परफेक्ट इधर तक, ठीक है। नाउ boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure equals applied pressure। मतलब देखो अभी अच्छे से समझना, उन्होंने क्या कहा है, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट कोई भी लिक्विड का क्या होता है मालूम है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर ये इक्वल हो जाता है अप्लाइड प्रेशर को, अप्लाइड प्रेशर को, ठीक है। मतलब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने पानी लिया, ठीक है, मेरे को बोलो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं इस पे और प्रेशर डालते जा रहा हूं, ठीक है, 100 का मतलब 200 कर दिया, 300 कर दिया, क्या उससे ज्यादा गर्म होगा पानी या नहीं होगा? कमेंट्स में बताना। नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। समझ में आया? whenever the vapor pressure will be equal to the applied pressure at that particular time, we will told that particular concept as boiling point elevation। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इक्वल्स टू टीबी माइनस अपना टीबी नॉट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मोलैरिटी आ गया है, ये तो आपको मालूम ही होगा मोलैरिटी। द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला कमेंट्स में बताओ, देखते हैं कितने बच्चों को आ रहा है मोलैरिटी। चैप्टर नंबर 3 में था मेरे ख्याल से, 2nd में था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन केमिस्ट्री क्लास 11 मोलैरिटी भी था, मोलैरिटी भी था। ठीक है, सो देखो डेल्टा टीबी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी को, लीटी LITY, और डेल्टा टीबी जो होता है, जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी निकाला तो केबी आ गया, केबी इंटू मोलैरिटी आ गया। परफेक्ट इधर तक। अभी आप बोलोगे भैया केबी क्या होता है? केबी को हम बोलते हैं इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, केबी इज कॉल्ड एज इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, हम उसको बोलेंगे। याद रखने का, ये इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको, केबी को क्या बोलेंगे? इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। उसके जो भी यूनिट से ध्यान में रखना, यहाँ पे नीचे दिए है। चलो
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन आ गया बोलना भैया पहले से जिंदगी में डिप्रेशन आने वाला है, अभी केमिस्ट्री में भी आप डिप्रेशन पढ़ा रहे हो, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट का, वाह जी वाह। देखो नाउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पहले तो हम वो समझ के लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट of a liquid is the temperature at which and solid are in a equilibrium and two phases have same vapor pressure। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है कोई भी लिक्विड का, वो एक ऐसे टेम्परेचर पे होता है जब लिक्विड और सॉलिड ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और उस दोनों फेजेस के जो भी वेपर प्रेशर होंगे वो भी एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड हम कहेंगे। परफेक्ट, ठीक है। इफ टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का जो हमने बोला है इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, टीएफ जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का। रुको यहां पे नोट कर देता हूं मैं समझ में आने, ठीक है। इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड टीएफ दैट ऑफ अ सॉल्यूशन, और टीएफ क्या है, सपोज सॉल्यूशन है, इन विच नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व सच दैट जो भी हमारा टी आर नॉट होगा वो बड़ा होगा हमारा टी आर से, ठीक है। वो हमारा किससे बड़ा होगा, टी आर से बड़ा होगा। तो क्या इधर तक समझ में आ गया, विच इज फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो भी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट को हमने टी एफ नॉट कर दिया, जब ये ई बड़ा हो जाएगा किससे, टी एफ से, तो ऑफ अ विच सोल्यूट, स्टूडेंट्स वोलाटाइल सोल्यूट। ये जो जब भी हम ये लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना यहाँ पे एक चीज आ रहा है वोलाटाइल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आ रहा है वोलाटाइल, और वोलाटाइल का अर्थ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, कहाँ पे गया, T1 नॉट, T1 नॉट, यस ये देखो कहाँ पे आया, वोलाटाइल पे आया। सो यहाँ पे भी P1 नॉट ये ग्रेटर था P1 से, यहाँ पे भी क्या हुआ, TF नॉट ये बड़ा है, ठीक है, ये TF है, हाँ कंफ्यूजन हो जाओगे, TF ये बड़ा, TF नॉट ये बड़ा है TF से, ठीक है। और अगर हमने इसका मतलब डेल्टा निकाला, अगर हमने इसका डेल्टा निकाला, सो डेल्टा TF इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF वोलाटाइल पे, ठीक है। अभी हमने अगर इसके मतलब वैल्यूज वगैरह निकालने की कोशिश की तो देखो बहुत सिंपल है, ये जो होगा स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, अच्छे से ध्यान से समझना। सो TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बोला KF आ जाएगा, ठीक है। KF अभी जैसे ही KF आ गया इनटू क्या आ जाएगा M, ठीक है। अभी मेरे को चैट्स में बताओ, जिस प्रकार से मैंने इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट बोला था KB को, उस प्रकार से KF को मैं क्या बोलूंगा, ठीक है। उस प्रकार से मैं KF को क्या बोलूंगा ये आप पे छोड़ रहा हूं, नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैसे लिखे वाला है बट स्टिल ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, KF KF का यूनिट क्या आएगा, डेल्टा TF अपॉन M, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा मोल पर kg, सो दैट विल बी केल्विन kg पर मोल, ये हो जाएगा हमारा KF का वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू डू ऑन योर सेल्फ, लर्न करना है TF के फॉर्मूले में। जब भी अगर आपको KF ढूंढने बोले और TF दिया है, बाकी के सब वैल्यूज दिए, तो ये फॉर्मूला लगाना, या फिर M1 दिया है, सॉरी M2 दिया है, W1 दिया है, W2 दिया है, और आपको बोले कि भाई TF ढूंढो, तो ये फॉर्मूला आप लगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज होगा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, एक प्रकार से चिल्लर सा कंसेप्ट है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली ऑस्मोसिस मींस, ऑस्मोसिस जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, व्हेन अ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक सॉल्यूशन है और एक प्योर सॉल्वेंट है, अलग अलग डिफरेंट क्या बोलते हैं विच इज कॉन्सेंट्रेशन के,
आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, ये पास्ट हो जाएंगे हमारे मेम्ब्रेन के अंदर से। मतलब कि इधर से ये इधर चले जाएंगे, इधर से ये इधर चले जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर। समझ में आया? अभी द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब कि इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें ऐसे थोड़े 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 छिद्रे होते हैं, उसके अंदर से घुस जाते हैं वो। तो वो कहां पे चले जाएंगे? सॉल्यूशन में चले जाएंगे। सो द नेट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब फ्लो होते रह रहा है, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू सॉल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप बोलोगे भैया डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन में फर्क क्या होता है? डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब जिसमें पानी होता ही नहीं है। मतलब अगर आपने देखा CONCHCl, तो ये एकदम प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लेकिन मैंने यहां पे लिखा दिल HCl, या फिर डाइल्यूट HCl बोलते हैं हम उसको, DIL, तो इसमें प्योर नहीं है ये, इसमें वाटर है मिला हुआ, एडिशन है वाटर का, कॉन्सेंट्रेशन में वाटर नहीं है। आया समझ में? तो हो रहा क्या है स्टूडेंट्स, जो भी नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन में, वो कहां से हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से वो कन्वर्जन किस में हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्यूशन के पास ज्यादा सोल्यूट आ रहे हैं, सॉल्यूशन के पास ज्यादा सोल्यूट आएंगे, मतलब अपने आप उसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज थे वो कम होते जाएंगे, और वो डाइल्यूट से मतलब पानी वाले से ज्यादा किस में कन्वर्जन हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्जन हो जाएंगे। इस पूरे प्यारे से प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। बेसिकली ऑस्मोसिस प्रेशर इसलिए होता है कि जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसको कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में बदलने के लिए, एक बेसिक सा लॉजिक। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने दिया है आपको, देखो ये ऐसे जा रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर से ये इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे। ठीक है, ये देखो ये एरो करके दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल दिया है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के वजह से, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट स्टॉप्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं, मतलब कि ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ये देखो, मतलब ये ऊपर से आया, प्रेशर अप्लाई किया तो ये रुक गया, मतलब ऐसा समझो कि ये चल रहा था प्रोसेस ऊपर, और मैंने ऊपर से क्या डाला इसमें? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने अप्लाई किया है ऊपर से। जैसे मैंने अप्लाई किया, हुआ क्या स्टूडेंट्स? वो प्रोसेस रुक गई, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस पे प्रेशर आ गया, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम दिखाएंगे पाई। पाई H हाइट है, D क्या बोलते हैं हम, फाई रो जो है वो डेंसिटी है, G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो H रो G ये फॉर्मूला होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, H रो G, वेर पाई इज osmotic pressure, H is what? Height, rho is density, density मतलब mass upon volume, और G मतलब आप सभी को पता है acceleration due to gravity which is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे what is mean by आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले सिंपल सा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दोनों सॉल्यूशन है आजू बाजू में लिए, उन दोनों सॉल्यूशन के अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक। दो सॉल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग है, अनइक्वल है, और द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा पाए, उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसमें कम होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। मतलब देखो, सपोज पाई अगर इक्वल रहा दोनों सॉल्यूशन का,
तो वो हो जाएगा आइसोटोनिक। अगर एक का पाई बड़ा रहा तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक, किसी का पाई कम रहा तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, मैंने जैसे बोला पाई इक्वल्स टू व्हाट, एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, एन आर टी अपॉन वी। अभी एन अपॉन वी क्या होता है, मास अपॉन सॉरी मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, विच इज अपना मोलैलिटी। सो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर टी। वाई, सिंस मोलैलिटी जो होता है वो होता है एन अपॉन वी, ये वाला। ठीक है, सो आर टी वैसे के वैसा, और हमारा जो एन अपॉन वी था उसको मैंने मोलैलिटी कर दिया, सिंपल। ठीक है, सेम यहां पे भी अगर मैंने किया, अगर सपोज पाई की वैल्यू लिख दी एन टू आर टी अपॉन वी। ठीक है, सो पाई वैसे कि वैसा, सॉरी समझो N2 लिख दिया तो N2 क्या आ जाएगा, W2 मास अपॉन मोलर मास, इसमें डालो वो, तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N2 के जगह पे W2 अपॉन M2 VRT। ठीक है, एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग विच इज वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चन बोर्ड्स में आने के चांसेस है, लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझ के लेना इसको। ला 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 ला। ठीक है, वैसे इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना सभी ने। वेंट ऑफ फैक्टर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन ज्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, ऐसा है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो I इक्वल्स टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नीचे हम आएंगे तो ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने, मॉडिफिकेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। तो कुछ फॉर्मूलेज है स्टूडेंट्स जो कि आपको खुद से यहाँ पे क्या करके रखने हैं, विच इज लर्न करके रखने हैं। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, वेंट ऑफ फैक्टर पे ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, बोर्ड्स में आती है मतलब आती है। ठीक है, बोर्ड्स में आएगा मतलब आएगा, बहुत सिंपल है। डिसोसिएशन का है, डिसोसिएशन को हम अल्फा से दिखाते हैं। नाउ अल्फा इज मीन बाय डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब डिसॉल्व होना। ठीक है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसॉल्व होना। तो सपोज एक रिएक्शन है AX BY, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो क्या मिलेगा, X सामने आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पे Y प्लस आ जाएगा, Y आ जाएगा, B आ जाएगा, यहाँ पे X माइनस आ जाएगा, बरोबर। ठीक है, सपोज पहले हमने 1 मोल लिया तो सबका 0 0 हो गया। अगर हमने डिसोसिएशन लिया 1 माइनस अल्फा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। अगर हमने इन सबको एडिशन कर दिया तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, सपोज ये एक्स है ये वाई। ठीक है, 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 बचेगा। सो विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस n माइनस 1। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि x प्लस वाई जो होता है वो n होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया। ठीक है, अभी इसी फॉर्मूले को इसमें डालो वेंट ऑफ फैक्टर में, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा n माइनस 1। ठीक है, एंड द लास्ट विल बी, अल्फा का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी, यहां पे मैं लिख के देता हूं, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये हो गया आपका डिसोसिएशन का फॉर्मूला या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परफेक्ट है स्टूडेंट्स, चैट्स में लिख दो, इज इट क्लियर टिल हियर। ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर नोट हमने ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरा की पूरा कर लिया है कंप्लीट। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, 1 शॉट सेशन है तो इसमें पूरा डेप्थ में चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ आपके बोर्ड्स के लिए एक सीईटी के लिए ओवरव्यू मिलने के लिए आप जरूर इस पर्टिकुलर लेक्चर पे बिलोंग कर सकते हो। लेकिन सीईटी के लिए तो आपको डिटेल में लेक्चर्स में जाना ही पड़ेगा, डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक खुद से पढ़ना ही पड़ेगा 1 शॉट देखने के बाद, या फिर पहले टेक्स्ट बुक रीड कर लेना फिर 1 शॉट देख लेना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में,
तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। और हाँ, जाते जाते सॉलिड स्टेट का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।